राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरकारी क्वार्टर के मकान नंबर 623 के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी जुटे होते हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक ऐसी चीज थी जिसको सुन करके बाहर के लोग जितने भी खड़े थे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हालत खराब होने लगते हैं। क्योंकि उस कमरे के अंदर एक कातिल ने एक लाश को छिपा रखा था। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर कौन है कातिल और उस लाश को उस कमरे के अंदर क्यों छिपाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक जगह होती है आरके पुरम। यहीं पर 20 सितंबर 2023 को भारी संख्या में पुलिस और मीडिया एक कमरे के बाहर तैनात होते हैं, खड़े होते हैं सभी, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक 45 साल के युवक की लाश मिलती है। ये कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम महेश होता है और एक का नाम अनीश होता है। महेश जो होता है इसकी उम्र 45 साल, अनीश एक नौजवान लड़का था। ये दोनों सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। जो महेश था ये अधिकारी था और ये जो अनीश था एक क्लर्क का काम किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों की दोस्ती थी। इन दोनों की दोस्ती का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि जो अनीश था एक बार महेश से कुछ पैसे मांगता है तो महेश 9 लाख रुपए एक ही झटके में अनीश को दे देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी दोस्ती कितनी पक्की और विश्वसनीय थी। अभी एक लड़की की एंट्री होती है। अनीश और महेश जिस दफ्तर में काम करते थे वहीं पर एक लड़की काम करने आती है और उस लड़की से अनीश की दोस्ती हो जाती है। लड़की देखने में खूबसूरत, बेहद खूबसूरत थी। अनीश उससे दोस्ती करता है, बातचीत करता है और अनीश के बहाने यानी अनीश की वजह से ही उस लड़की की महेश से भी दोस्ती हो जाती है। अब तीनों साथ ही रहा करते थे। काम करके जब दफ्तर से बाहर निकलते थे तो किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, तीनों साथ में खाया करते थे। कहीं घूमना हो, टहलना हो तो तीनों साथ में चलते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वो जो लड़की होती है उसे अनीश से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। अब उस लड़की को महेश भी पसंद करने लगता है। कई बार महेश उस लड़की को प्रपोज करने की कोशिश करता है। अनीश देख लेता है तो महेश को मना करता है कि देखो महेश, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे मत छेड़ो, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन इसी बात को लेकर के महेश और अनीश में बहस हो जाता है, दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। अनीश बोलता है महेश से कि देखो महेश, तुम भूल जाओ उस लड़की को, वो मेरी है। और महेश भी अनीश को बोलता था कि तुम भूल जाओ, वो मेरी है। इस तरीके से दोनों में एक बार अच्छा खासा लड़ाई हो जाती है, लेकिन महेश मानने को तैयार नहीं था। अनीश एक दिन 27 अगस्त को मार्केट जाता है और एक रिंच खरीदता है, पाइप की रिंच बड़ी वाली, और एक बहुत सारी पन्नी खरीदता है, पॉलीथीन खरीदता है और अपने रूम पर आ जाता है। उसके बाद महेश के पास फोन करता है, बोलता है महेश, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, हमारी तुम्हारी दोस्ती है। एक लड़की के चक्कर में हम लोग दोस्ती अपनी नहीं तोड़ सकते हैं। आ जाओ, आज दोपहर हम लोग मिल करके पूरी बात सलटाएंगे, जो भी है मिलकर करेंगे, हम लोग दोस्त हैं, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। महेश भी सोचता है चलो दोस्त है तो कोई बात नहीं है। अपनी कार उठाता है और लगभग 2 बजे अनीश के घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता है महेश, अब दोनों में इसी बात को लेकर के, उसी लड़की को लेकर के दोनों में बहस होता है। बहस होते होते दोनों में गंभीरता हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। अब अनीश पहले से ही एक पाइप की रिंच चलाया था, महेश के सिर पे मार देता है और महेश गिर जाता है। मौके पर ही महेश की मौत हो जाती है। अब अनीश दिमाग लगाता है, सबसे पहले जो खून गिरा था उसके घर में उसको अच्छे से सफाई करता है अनीश। उसके बाद महेश की लाश को पॉलीथीन में अच्छे से लपेटता है। बहुत सारी पॉलीथीन लाया था, 3 परत में उसको लपेटता है अच्छे से। लपेट करके लाश को वहीं अपने घर पे ही रखता है और सबसे पहले अपनी कार उठाता है और अपनी मोबाइल सोनीपत में रख करके आता है, ताकि उस समय लगे कि महेश का लोकेशन सोनीपत में था। अपनी मोबाइल वहां रख करके फिर आता है रिटर्न, फिर उसकी लॉस को अपने कार में भरता है
और आरके पुरम में जहाँ पे ऑफिसर वगैरह रहते हैं उनके ऑफिस के पास जाता है, क्योंकि वहीं पर महेश भी रहता था। तो वहां पे एक कमरा है 623 नंबर, उस कमरे में ले जाता है और महेश की लाश को रख देता है। और उसी कमरे के बाहर, मतलब जैसे पीछे जाते हैं, उसी कमरे से होकर जैसे पीछे जाते हैं, वहां पे कुछ काम लगा था, मिस्त्री वगैरह थे, काम कर रहे थे। और जैसे ही मिस्त्री सब हटते हैं, काम मतलब काम लगा हुआ था, काम चल रहा था, तो जैसे ही वहां से लेबर मिस्त्री हटते हैं, वो देखता है कि एक गड्ढा खना हुआ है। उस गड्ढे को थोड़ा और गड्ढा करता है और महेश की लाश को ले जाता है, उसमें रख देता है। रखने के बाद एक मिस्त्री को बुलाता है, बोलता है ले इतना पैसा जितना भी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस पे प्लास्टर कर दो। कुछ ही देर में मिस्त्री वहां पे चबूतरा बना देता है। अब मैटर सब कुछ क्लोज हो चुका था। अनीस को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है अब किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे ही एक दिन 2 दिन बीतता है, महेश का जो छोटा भाई होता है वो सोचता है कि मेरे बड़े भैया मेरे पास फोन नहीं किए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए पुलिस के पास जाता है, कंप्लेन दर्ज कराता है कि मेरे भाई का कोई पता नहीं है, अभी तक फोन नहीं किए हैं। जो कातिल था अनीस, ये इतनी शातिर तरीके से काम किया था कि कार कहीं और छोड़ करके आता है, मोबाइल कहीं और छोड़ करके आता है और कार की चाबी जो थी उसको कहीं और छोड़ करके आता है और उसकी लाश को कहीं और ऐसी जगह छिपा देता है कि उसका कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता है। इतने शातिर तरीके से किया था कि कोई पकड़ नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितने भी शातिर तरीके से करे, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। सबूत छोड़ दिया था अनीस ने भी। जो महेश था, जैसे ही कत्ल किया उसके मोबाइल, महेश के मोबाइल पे अनीस ने स्टेटस लगा दिया। स्टेटस में लिखा था कि मैंने 64 लाख रुपए कर्ज लिया है और जब तक मैं एक कर्ज चुका नहीं लेता तब तक मैं जा रहा हूं। उस स्टेटस को काफी लोग देखते हैं। वो इसलिए लगाया था ताकि लोगों के लगे कि ये सच में कर्ज लिया था और लास्ट स्टेटस लगा करके वो कहीं गायब हो गया या कमाने चला गया होगा या कहीं और चला गया होगा। इस तरीके से लोग भी स्टेटस देखते हैं और महेश का छोटा भाई भी देखता है। उसे लगता है कि कर्ज लिया है और ऐसा कुछ तो था नहीं कर्ज का उसे पता छोटे भाई को। लेकिन जब ऐसा वो देखता है स्टेटस तो घबरा जाता है, दौड़ते हुए पुलिस के पास जाता है, बोलता है मेरे भाई ने स्टेटस लगाया है, ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले। पुलिस जब कंप्लेन दर्ज करती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, पुलिस उस महेश की मोबाइल का लोकेशन निकालता है कि लोकेशन कहां पर है, स्टेटस कहां लगाया गया। तो सब कुछ जैसे ही लोकेशन निकालता है तो अनीस के पास लोकेशन समझ में आता है। अब अनीस को पुलिस उठा लेती है। जैसे ही पुलिस उठाती है, अनीस से बोलती है कि तुम महेश के बारे में क्या जानते हो। अनीस बोलता है कि हाँ, महेश बोल रहा था कि मैंने 64 लाख रुपए कर्ज लिया है, लेकिन किससे लिया है ये नहीं पता। महेश बोल रहा था कि उस कर्ज को मुझे हर हाल में चुकाना है, उसके अलावा मेरे को ज्यादा पता नहीं है। वहां से चला गया था। अब अनीस बातों को घुमा रहा था। पुलिस बोलती है ठीक है, तुम उसके बाद महेश को छोड़ करके फिर कहां गए थे। तो बोलता है, अनीस बोलता है कि मैंने तो सोनीपत चला गया था। वहां के बाद फिर पुलिस बोलती है ठीक है, अच्छा रुको, मैं देखता हूं उस शहर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो सोनीपत के रास्ते जाते हैं, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि तुम सोनीपत गए थे, कब आए थे, उसके बाद कहां गए थे। पुलिस अपने बातों में, बात के जालों में ऐसे घुमाती है। अनीस सोचता है कि ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले, सीसीटीवी कैमरे में तो मैं दिख ही जाऊंगा, क्योंकि रोड पे कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैं कब गया, कब आया, कहां गया। तो अनीस को लगता है कि पुलिस मेरे को बाद में अगर जांच पड़ताल के बाद पकड़ेगी तो ज्यादा मारेगी, उससे अच्छा मैं बता देता हूं। टाइम न बर्बाद करते हुए अनीस अपना कत्ल कबूल कर लेता है और सब कुछ बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके बीच में महेश आ रहा था। और फिर बाद में पता चलता है कि इसने 9 लाख रुपए कर्ज भी लिए थे। तो सोचा अगर मार देंगे तो कर्ज भी नहीं देना पड़ेगा और ये जो गर्लफ्रेंड है ये भी मेरी हो जाएगी। वो जैसे ही जुर्म कबूलता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करके उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसे जो सजा मिलेगी वो तो भविष्य के गोद में छिपा हुआ है। बाकी पूरे कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।